देश में जेल के भीतर से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जेल के भीतर से वोट डालने का अधिकार नहीं है। यानी कि आप अगर किसी मामले में जेल चले गए, किसी आपराधिक मामले में जेल जाते ही आपका मतदान देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और किसी दल के प्रत्याशी या उम्मीदवार के तौर पर जनता के सामने जनता की सेवा के लिए पेश होना चाहते हैं तो पेश हो सकते हैं। तो आखिर ये वजह क्या है, इसके पीछे क्या कानूनी पहलू हैं और क्या कानून बनाने वालों ने इस पर गहन चर्चा की थी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी दुबे जी साथ में हैं। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। ये एक ऐसा सवाल है जो हर आम आदमी की जबान पर है। आपने ताहिर हुसैन वाला जो दिल्ली का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला जो कल आया उसके बारे में भी सुना होगा, और अब आगे 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार किसी व्यक्ति को है, लेकिन वहां से मतदान करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? देखिए, फ्री फेयर इलेक्शन और इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ये आम वोटर का एक अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ना और वोट डालना दोनों में अंतर है। अंतर इसलिए है कि चुनाव लड़ने के लिए आप जेल में निरुद्ध रहते हुए भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए अगर आप बाहर आते हैं तो किस ऑफेंस में आप अंदर हैं, उसकी ग्रेविटी क्या है, बाहर आकर के आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस फोर्सेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका नेचर क्या है, बाहर आकर के अगर आप इसको एक फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करते हैं तो अदालतों में कितनी पेंडेंसी बढ़ेगी। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से राइट टू वोट और राइट टू इलेक्ट दोनों को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। उसके पीछे सिर्फ आज नहीं, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैयर के केस में साफ तौर पर कहा कि राइट टू इलेक्ट, राइट टू बी इलेक्टेड आपका स्टैच्यूटरी राइट है, यानी आप जेल में रहते हुए इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन राइट टू वोट आपका स्टैच्यूटरी राइट नहीं है। उसके पीछे के जो कारण है, उसके पीछे के जो कारक है, बड़ी विस्तृत से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चर्चा किया। इंदिरा गांधी के भी केस में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर उसी तरह की व्यवस्थाएं की, क्योंकि जेल में जो व्यक्ति निरुद्ध है या जो व्यक्ति डिटेंशन में है, अगर आपने, क्योंकि आप ऑफेंस को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, हीनियस क्राइम या पेटी ऑफेंस। हीनियस क्राइम और पेटी ऑफेंस को आप कैटेगराइज उसी तरह से नहीं कर सकते कि नागरिक वर्सेस नागरिक का आप अधिकार जैसे अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से कैदी वर्सेस कैदी या एक प्रिजनर का जो है ये नहीं कि ये हीनियस क्राइम में है इसलिए बाहर नहीं आ सकता वोट डालने के लिए, और ये पेटी ऑफ छोटे अपराध में है इसलिए वो आ सकता है। क्योंकि आप जैसे ही करते हैं वैसे ही मुकदमे की ग्रेविटी पर, मुकदमे के अगर हम कहें कि अदालत से फैसला नहीं आया है तो उसके क्लासिफिकेशन पर, और साथ ही साथ जो हमारे लिमिटेड संसाधन हैं, क्योंकि फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का और संविधान के सभी अंगों का एक मौलिक कर्तव्य है और स्टैच्यूटरी कर्तव्य है, यानी कानूनी वो भी कर्तव्य भी है। यानी कि जो चुनाव लड़ना है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन वोट कास्ट करना स्टैट्यूटरी राइट नहीं है। इसमें किस तरह से अलग अलग इसको संदर्भित किया जा सकता है? अगर इसकी व्याख्या में जाएं तो क्या जो वोट डालने वाले लोग जेल में बंद हैं उनको जेल से ही वोट कराने की व्यवस्था नहीं की जा सकती? देखिए, इसलिए उसके पीछे पीयूष जी बड़ा जो आप समझिए कि अगर किसी को जेल में, सपोज कोई दिल्ली का आदमी, दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, जम्मू कश्मीर के किसी जेल में बंद है, और अगर उसको वोट डालने की बात है और उसने कहा मैं अपना वोट डालना चाहता हूं, या तो मुझे आप इंटरिम बेल दीजिए, क्योंकि जैसे ही उसका वोट डालने का राइट आएगा उसका ही वोट डालने के पैरामीटर्स क्या होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है कैसे बैलेट पेपर से वोट डालेंगे या डाक से वोट डालेंगे या इंटरनेट से वोट डालेंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आएगी कि जितने नागरिक उस जगह के वोटर एलिजिबल हैं उनको खोजना, उनके बारे में पता करना और किस जेल में बंद है। तो इससे जो मशीनरी इलेक्शन करवाने में जिस
वो होगी, वो ये इंश्योर करेगी कि देश के किस कोने में कौन सा व्यक्ति जो है निरुद्ध है। सिर्फ देश में ही नहीं, कोई व्यक्ति जेल देश के बाहर भी है, वो भी अगर वोट डालना चाहता है, वो भी वहां पर किसी ऑफेंस में, जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बाद तो चलिए उसके लोग भारत अमेरिका में उसका भाई पकड़ा हुआ, कहता है मेरा भी वोट डालने का राइट है। तो क्या इस तरह के राइट को एक्सरसाइज करने की अनुमति दी जानी चाहिए? अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर जेल में, देश भर की जेलों में अलग अलग जगह लोग बंद हैं और किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये देखना होगा कि कहां कहां दिल्ली उस जगह का वोटर बंद है और उसका वोट किस तरह से कास्ट कराया जाएगा, तो किस तरह से कास्ट कर, तो जैसे ही वो होगा तो फिर उस जगह का जो मेजर वोटिंग का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होगा। इलेक्शन कमीशन के जो रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस, वो उसमें भी इस्तेमाल होंगे, और साथ ही वो अपराध करने वाला अपराधी किस प्रकृति का अपराध किया है, माने वो कितना सीरियस अपराध किया है, और फिर वो अगर अपना राइट मांगने लगता है तो वो भी होगा। फिर आप एक आतंकवादी अगर मान लीजिए है, या कोई ऐसा हीनियस क्राइम किया हुआ मर्डरर है, वो कहता है मैं वोट डालना चाहता हूं, मुझे वोट देने दीजिए, क्यों नहीं आप वोट देने दे, मेरा राइट है, तो फिर आप सारी व्यवस्थाएं, सारे संसाधन करें, नहीं तो अदालत चला जाएगा। तो इसलिए दोनों को अलग अलग किया, और इसलिए देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत ने भी बड़े दृष्टांतों में इनको अलग रखा। रिसेंट एग्जांपल आप देखिए, अनिल देशमुख पहले होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, वो जो राज्यसभा के इलेक्शन थे उसमें वोट डालने के लिए उन्होंने पिटीशन लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं दृष्टांतों का हवाला देते हुए कहा था नहीं, राइट टू वोट, आप जब जेल में बंद हैं तो वो आपका राइट नहीं है, राइट टू बी इलेक्टेड आपका वो राइट है। और इसीलिए अपने रिसेंट एग्जांपल भी, अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट की बात है जिस पर हम बहस करेंगे, वो भी वही एक बात आई। देखिए, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन ताहिर हुसैन जी की जो याचिका थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जमानत दी जाए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का विभाजित आदेश भी आ गया, और अब 3 जजों की बेंच इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी, क्योंकि सीजीआई जब तय करेंगे कि 3 जजों की बेंच, कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, उसके बाद ही अब इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि जेल से चुनाव लड़ने का जो राइट है पूरी तरह से बार कर दिया जाना चाहिए, ये इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या मंशा होगी उनकी, और क्या इसके पीछे कारण माने जा सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था को क्या खत्म किया जा सकता है? पॉलिटिक्स को क्लीन रखना, क्रिमिनल इंटरफेरेंस से और क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग लॉ मेकर्स नहीं बने, लेजिस्लेटर नहीं बने, इसके लिए जो है, जो ऐसा ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल का स्टेटमेंट था कि जितने स्वच्छ और निष्पक्ष, जितने ही अच्छी छवि के लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में आएंगे, उतने ही अच्छे काम वो करेंगे, क्योंकि वो लेजिस्लेटर होते हैं। और इसीलिए पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन से अलग रखने का जो सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर मंशा भी रही है, जजमेंट भी रही, और जो कल भी हमने देखा, वो भी एक बात है। दूसरी बात, आपने बड़ी बात कही, ताहिर हुसैन प्रथम दृष्टया दिल्ली रॉयट्स का आरोपी है और मुख्य आरोपी है, और सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं है कि उसको किसी स्टेटमेंट के बेसिस पर, उसके घर से ऐसे तमाम एविडेंस मिले हैं कि इतनी बड़ी हिंसा जो दिल्ली में हुई उसका प्रमुख प्रायोजक वो था। इसीलिए ताहिर हुसैन को तो खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस पंकज मित्तल की जो टिप्पणी है उसको लेकर के, और जो बाइफरकेट करते हुए जो अरविंद केजरीवाल के केस को भी रेफर किया गया, वो बिल्कुल जो है जस्टिफाइड है। दूसरा, आप याद करिए पीयूष जी, आप तो लीगल मैटर्स के मास्टर हैं, चैंपियन हैं, आप तो पूरे देश में आपकी बातें, आपकी खबरें पढ़ी जाती हैं, तो देखी जाती हैं। आप याद करिए कि जस्टिस रोहिंटन नारीमन ने अश्विनी उपाध्याय के केस में और रामबाबू ठाकुर के केस में एक बात कही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज ये इंश्योर करेंगी कि उनके पास क्या स्वच्छ छवि का, क्रिमिनल एंटीसीडेंट से फ्री कैंडिडेट नहीं था, और इसीलिए विनिबिलिटी क्राइटेरिया में ये नहीं होगा कि सिर्फ ये चूंकि जीतेगा, भले ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो गैंगस्टर है, जीत जाएगा, किस तरीके से जीतेगा वो आप देखते हुए उसको दे देंगे कि ये वोट जो है इसको मिलेगा। नहीं, आपको पॉलिटिकल पार्टीज को इंश्योर करना है
कि उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले ही लोग थे, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, और इसीलिए क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को 3 बार लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पर, और लोकल जो वहां पर इलेक्शन करवाने वाली बॉडी वहां पर वो पब्लिश करवाना जरूरी, ताकि जनता को यह पता चल सके कि हमारा कैंडिडेट, उसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और यही मंशा कल जस्टिस पंकज मित्तल ने एक बार फिर से दिखाई और कहा कि अपराध को राजनीति से अलग रखना चाहिए और आपराधिक छवि का व्यक्ति देश की सर्वोच्च संस्थाओं में नहीं पहुंचना चाहिए। वह दूसरी कैटेगरी में आप देखिए कि अगर एक किसी भी रेवेन्यू का छोटा जो अफसर है, पटवारी, वो अगर 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए जेल चला जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और यहां हीनियस क्राइम में भी जो मैटर, जिस व्यक्ति जिसके ऊपर है, वो भी जो है उसका राइट टू इलेक्ट फंडामेंटल है। जैसे आप उससे एक आतंकवादी गतिविधियों वाले कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की बात देख लीजिए, उनका राइट टू इलेक्ट फंडामेंटल। बिल्कुल, ये राइट इसलिए शायद रखा गया कि कई बार किसी के खिलाफ फर्जी मामला भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जब किसी के पास सरकार होती है, सत्ता होती है, तो वो बहुत पावरफुल होता है, और जो विपक्ष कोशिश कर रहा होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी वजह से कोई सामने जो प्रतिपक्ष में खड़ा होगा व्यक्ति वो हार सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ साजिश भी की जा सकती है। शायद यही वजह रही होगी कि जेल से चुनाव लड़ने का जो अधिकार है उसे वाजिब माना गया और उसे कायम रखा गया। जी बिल्कुल, देखिए राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन को इसीलिए एक राइट दिया गया कि आपने कितना, एक तो काम किया है, दूसरा आपके ऊपर जो ऑफेंस रजिस्टर किया है, ऐसा तो नहीं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफेंस हो, ऐसा तो नहीं कि जो सरकार है, सरकार ने गलत मंशा से किया, अधिकारी ने गलत मंशा से मुकदमा दर्ज कर दिया हो और उस समय जेल में निरुद्ध कर दे, आपकी जमानत नहीं हुई तो आपका राइट टू बी इलेक्टेड भी चला गया। तो एक मेजर ओपोनेंट जो बड़ा है, जिसने जनता के बीच में साख कमाई है, उसको झूठे मुकदमे में अंदर डाला और राइट टू बी इलेक्टेड, उसका राइट कर्टेल कर दिया गया, इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके पीछे की ये मंशा है। वोट डालना और चुने जाना, दोनों में अंतर है। चुने जाने के लिए जो पैरामीटर, जनता के बीच में उस व्यक्ति की छवि कैसी है, कितना उसने काम किया है, यह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इन पैरामीटर्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को कहा कि आप इलेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। एक और बहुत अहम सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के लिए और ख़ास तौर पर उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत इसलिए दी गई ताकि वो प्रचार प्रसार कर सकें। ये मामला ताहिर हुसैन के मामले में बेंच के सामने आया। दोनों जजेस ने अपनी अपनी व्याख्या अपने अपने ऑर्डर में की हैं और जस्टिस पंकज मित्तल ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि संयोजक थे एक पार्टी के और उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसी स्थिति में उनको जमानत दी गई थी, तो ये मामला जो ताहिर हुसैन का है वो सिमिलर नहीं बनता है। जबकि दूसरी तरफ जस्टिस ए अमानुल्लाह ने इस मामले में जमानत को सिमिलर मानते हुए, केजरीवाल के समान मानते हुए ये कहा है कि जमानत दी जानी चाहिए ताहिर हुसैन को। तो अब तो चूंकि अब 3 जजेस बेंच के सामने मामला जाएगा, तो आप किस तरह से देखते हैं कि एक बार जो पेंडोरा बॉक्स खुल गया अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के चलते, तो क्या ऐसी तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आ सकती हैं? चूंकि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं और जेल में बंद होते हैं। आ ही रही हैं। आप उसके बाद देखिए चंडीगढ़ के एक केस में भी, चंडीगढ़ जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का चंडीगढ़ है, तो उस चंडीगढ़ में भी एक मिनिस्टर जो थे उनके ऊपर जेल में मुकदमा दर्ज था। वो इलेक्शन पूर्व मंत्री थे, लड़ना चाहते थे और उनको इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए समय चाहिए था, तो कोर्ट ने दिया क्योंकि दृष्टांत तो सेट हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC, उसमें बेल का जूरिस्प्रूडेंस अगर हम देखें, बेल के जो कानूनी पहलू हैं, बेल का जो खास तौर से कानूनी पहलू, वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, वो अदालतों का डिस्क्रिशन है। तो इसलिए पैरिटी का ग्राउंड क्लेम करना कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को दिया गया इसलिए मुझे दिया जाना चाहिए, वो बेल के केस में लागू नहीं होता क्योंकि दोनों के फैक्ट्स अलग होते हैं। दूसरा, हर मुकदमे के अलग फैक्ट्स, अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग तरह की उसकी जो नेचर ऑफ ऑफेंस होता है वो होता है। तो इसलिए एक कहना कि चूंकि उसका ऑफेंस छोटा था या उसकी आपराधिक प्रवृत्ति का नेचर ये था आपराधिक मुकदमे का, उसका और मेरा, चूंकि अपराध है, चाहे वो PMLA में हुआ हो, चाहे वो BNS में हुआ हो या IPC में हुआ हो,
ये भी नहीं है, क्योंकि अपराध की प्रवृत्ति देखी जाती है। दूसरा, जनहानि और धन हानि दोनों में अंतर। उस समय अगर मुकदमा देखें अरविंद केजरीवाल का, अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो वो एक अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक पार्टी के, नेशनल पार्टी के कन्वेनर हैं। और दूसरी बात यह थी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी। तीसरी बात यह थी कि उसमें संजय सिंह को बेल मिल चुकी थी। चौथी बात यह थी कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया गया, और वो जो अपराध की प्रवृत्ति थी, उस अपराध से किसी को मानवीय रूप से या किसी को ऐसी क्षति नहीं हुई थी। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन जो उस मुकदमे का, दिल्ली दंगों का प्रमुख साजिशकर्ता और आरोपी बताया जाता है, उसके घर से तमाम ऐसे एविडेंस मिले पुलिस को, तमाम ऐसे एविडेंस मिले, और उस घर से जिस तरीके से जिस तरह से हथियार फेंके गए, लोगों को मारा गया, प्लस अंकित शर्मा एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर, एमएचए का, आईबी का ऑफिसर, उसको जो टुकड़े टुकड़े करके डाला गया, वो ताहिर हुसैन के घर के बगल में जो नाला है वहीं से वो मिला, वो रिकवरी हुई, उसके एविडेंसेस। तो ये दोनों बातों को कंपेयर नहीं किसे, एक खासतौर से आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने वाला, या मर्डर जैसे केसेस में, रॉइट्स जैसे केसेस में कोई व्यक्ति फंसता है, या एक कोई व्यक्ति आर्थिक अपराध में फंसता है, फाइनेंशियल क्राइम में फंसता है, तो दोनों के अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग अंतर हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने खासतौर से जो उन्होंने अपनी जजमेंट दी, जो स्प्लिट व्यू उनका था, उसमें उन्होंने दोनों की प्रवृत्ति को अलग अलग डिस्टिंग्विश किया। और उसी तरह जस्टिस अमानुल्लाह ने वो अपना स्प्लिट व्यू देते हुए वो कहा कि भाई अपराध है और उसमें बेल हो गई, इसमें बेल नहीं हुई। दोनों के अलग अलग मंतव्य हैं, अलग अलग मंशा, और उनको अपना अधिकार भी है सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात को कहने का। परंतु फिर मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अपराध की प्रवृत्ति और उस अपराध से कितनी जनहानि हुई है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखा जाना। और धन हानि या किसी तरह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो है उसका और मानवीय क्षति से कंपैरिजन नहीं है। अब लार्जर बेंच डिसाइड करेगी क्या होगा। और एक पंडोरा बॉक्स की बात आपने बहुत अच्छी कही पीयूष जी, कि पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो देश भर में आप देखिए कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। जेलों की संख्या से 4-4 गुना 5-5 गुना ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेलों में बंद हैं। तो वो हर अंडर ट्रायल प्रिजनर मुकदमा फॉर्म भरेगा, बोलेगा असेंबली का इलेक्शन लड़ना है मुझे, और वो जो है मुकदमा बोलेगा हमें छोड़ दीजिए, जमानत आइए जाने दीजिए प्रचार करने के लिए। हमसे बात, अरे यार भुज का गया, कैसे बंद हो गया भाई? कहाँ तक हुआ देख लीजिए, उसके आगे कर लेंगे। उसका थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था, वही बोलो। एक प्रश्न जी, देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है कि पंडोरा बॉक्स खुलेगा। इसलिए पंडोरा बॉक्स खोलने की बात है कि अगर राइट टू बी इलेक्टेड और राइट टू वोट दोनों आपके जैसे जो डिस्टिंक्शन और उसकी बात आ गई, तो हर एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है और जेल में निरुद्ध है वो कोर्ट में पिटीशन लगाएगा और बोलेगा कि मुझे इंटरिम बेल पर जो है रिहा करिए, मुझे चुनाव प्रचार करने जाना है। तो जेल में रखने के पीछे का मुख्य कारण होता है गवाहों को नहीं डराएंगे धमकाएंगे, सबूत नहीं नष्ट करेंगे, किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को। और वो बाहर आया, अपराधी है, बड़े अपराध की प्रवृत्ति, अपने गैंग के लोगों से मिल सकता है, गुर्गों से मिल सकता है, वो अपने कह सकता है कि इसको देखो और ऐसे करो, और जेल में वहां आकर धमका भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे आप प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो संख्या, जैसे अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा है, तो हर व्यक्ति इलेक्शन के दौरान जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होगा वो कहेगा कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, मुझे इंटरिम बेल दीजिए, तो वो सीधा उसी लाइन से लाएगा। और बेल चुनाव लड़ने के लिए तो आपको बहुत कुछ संसाधन की जरूरत पड़ती नहीं है। अब वोट आप कभी भी इलेक्शन फाइट करने के लिए एप्लीकेशन लगा, इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। तो उस बहाने आप अपराधियों को इनडायरेक्टली बाहर आने के, खुली हवा में छूट देने के और अन्य अपराध कारित करने की बात जो है उसको आप नकार नहीं सकते। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो उस कारण। दूसरी बात यह है कि अपराध को, आपराधिक छवि के व्यक्तियों को खासतौर से पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने से रोका जाना चाहिए। ये आज से नहीं, सुप्रीम कोर्ट तमाम सालों से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात तो कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लॉ मेकर्स हैं वो सुन नहीं रहे हैं। आप देखिए कि हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पार्ट बन रहे हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जेलों में जगह नहीं है, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग
संसद में और विधानसभाओं में आते जा रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में इसमें जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले और सरकार के प्रयासों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रयासों के चलते संख्या में ज़रूर कमी आई है और ये संभावना बनती है कि आगे और कमी आती रहेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से चुनाव लड़ने के अधिकार और मतदान करने के अधिकार में फ़र्क है और इसी फ़र्क के चलते कानून बनाने वालों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये स्पष्ट किया कि जेल के भीतर से वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि चुनाव लड़ने की इजाज़त कानून में है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।